Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 20th and 21st of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था 18th और 19th के करंट अफेयर्स आपको कल मिल चुके होंगे और आज आपको 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो अब आपका कोई भी लेक्चर छूटा नहीं है, जो कि रह चुका है ऐसा कोई भी लेक्चर बचा नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ स्कीम्स की बात करेंगे हम लोग, कुछ नेशनल न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक स्कीम से। इसको स्कीम नहीं, इसको अभियान बोलेंगे, एक पेड़ माँ के नाम। अब यहाँ पे माँ कौन है? यहाँ पे मदर नेचर की बात कर रहे हैं। इसका आह्वान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसका आह्वान किया कि हमें मदर नेचर के लिए एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सबका कर्तव्य है। इसका आह्वान कब हुआ था? 5 जून को। 5 जून को क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया पीपल ट्री लगा के। कहां पे? बुद्धा जयंती पार्क, दिल्ली में बुद्धा जयंती पार्क में पीपल ट्री लगा के इन्होंने आह्वान किया। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का एम क्या है? इसका एम है कि मेकिंग आवर प्लैनेट बेटर, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन से फ्री करना और क्लीन और बेटर, प्लैनेट को क्लीन और बेटर करना। ये कब स्टार्ट हुआ? ये 5 जून को स्टार्ट हुआ। अब इस थीम से रिलेटेड लगातार आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी राखी रक्षाबंधन था तो उसमें भी इस थीम के बेसिस पे इन्हें राखी बांधी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। स्टूडेंट्स टाई एक पेड़ माँ के नाम, थीम बेस्ड राखी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये जो थीम है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अलग अलग मिनिस्ट्री इसके प्रति काम करने के लिए कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करिए। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक पेड़ माँ के नाम क्या है। तो यह एक अभियान है, 5 जून को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब 5 जून से रिलेटेड आपको एक फैक्ट तो याद हो गया कि इस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी इस दिन मनाया जाता है। आज से कुछ दिन पहले के करंट अफेयर्स में मैंने आपको एक और 5 जून की सिग्निफिकेंस बताई थी कि इसी दिन बिहार के 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी। नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी, जो कि दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ये जब दोनों वेटलैंड्स ऐड हो गए रामसर साइट्स में, तो इंडिया के टोटल वेटलैंड हो गए थे जो कि रामसर साइट्स में थे, वो हो गए थे 82। और अभी रिसेंटली 3 और ऐड हो गए हैं, एक मध्य प्रदेश के और 2 तमिलनाडु के। उनके नाम आप मुझे करंट अफेयर्स में उनके नाम आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 82 हो गए थे, प्लस अभी 3 ऐड हो गए तो 85 हो चुके हैं। तो 82 जो बिहार के थे, जो 2 बिहार के ऐड हुए थे उसमें, वो कौन से थे? नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अभी टोटल बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, उसमें से 2 है नागी और नागटी, और ये दोनों ही जमुई में है और दोनों ही आर्टिफिशियल वेटलैंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि नेचुरल वेटलैंड है, तो नहीं, आर्टिफिशियल वेटलैंड है। एक्चुअली हम लोग नागी रिवर पे डैम बना रहे थे, तो उसकी वजह से वहां पे एक बर्ड सेंचुरी टाइप का बन गया, फिर वो वेटलैंड क्रिएट हो गया, और वेटलैंड क्रिएट होने के बाद उसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को अब समझ के आगे चलेंगे। रामसर साइट्स के बारे में मैंने आपको बता चुका रामसर साइट्स क्या होती है। और रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था 1971 में। कहाँ पे हुआ था? ईरान की एक सिटी में, जिसका नाम ही रामसर है। ठीक है, उसी से इसका नाम आया। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जमुई की लोकेशन में आपको दिखाया, तो जमुई में यहीं पे नागी और नागटी बर्ड सेंचुरी, और दोनों ही आर्टिफिशियल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बिहार न्यूज़ से रिलेटेड। पहली न्यूज़ है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बिहार। तो अब नेपाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, ये बात सबको पता है। क्यों एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि नेपाल किसी और को नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरीके से 2/3 हिस्सा उसका तो इंडिया से ही घिरा पड़ा है, और इंडिया उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के बाद खुद ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट भी करवाता है। तो अभी तक अराउंड 650 मेगावाट के आसपास तक 16 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता था। अब 12 प्रोजेक्ट से और खरीदने वाला है, और ये टोटल मिला के 950 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी इंडिया खरीदेगा। किससे? नेपाल से। तो पहले 16 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से खरीदता था, अब प्लस 12 से और खरीदेगा, तो टोटल मिला के अब हो गए 28 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अब इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाला है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ये बिहार के थ्रू आएगी, इसलिए मैंने इसे बिहार न्यूज़ में डाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि नेपाल इज सेट टू एक्सपोर्ट एन एडिशन ऑफ
251 मेगावाट पावर, ठीक है। इस बार कितना हुआ, इस बार 251 मेगावाट ऑफ पावर ये सेंड करने वाला है, इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है, किसके थ्रू, बिहार के थ्रू। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेपाल फॉर फर्स्ट टाइम वुड बी एक्सपोर्टिंग पावर बिहार थ्रू अ मीडियम टर्म पावर सेल्स एग्रीमेंट, ठीक है। मीडियम टर्म पावर सेल्स एग्रीमेंट मतलब 5 साल से कम का और 3 महीने से ज्यादा का जो एग्रीमेंट होता है उसे मीडियम टर्म पावर सेल्स एग्रीमेंट कह देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया। अभी 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 251 मेगावाट ऑफ एनर्जी नेपाल एक्सपोर्ट करेगा किसको, इंडिया को, बिहार के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बिहार न्यूज में क्या है, IYDF। अब IYDF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक बार आप देख लेंगे। इसका नाम है इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन। अब ये है एक स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है और इसे 2012 में इसको ओपन करा गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत थर्ड वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको ये सपोर्ट करती है। इसका अभी प्रोग्राम हुआ है कहाँ पे, पटना में और गोपालगंज में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IYDF ने किसके साथ पार्टनरशिप करके, फ्लावर हब के साथ पार्टनरशिप करके पटना में प्रोग्राम किया है एक स्कूल में। स्कूल का नाम है रेनबो होम बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, रेनबो होम बोर्डिंग स्कूल। वहां के बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनको कुछ खाने पीने की चीजें दी, उनको पढ़ने के लिए कुछ चीजें दी और उनके साथ प्रोग्राम किया। मतलब उनके साथ उन्होंने अलग अलग टाइप के प्रोग्राम किए, सॉन्ग से सब, डांस से सब चला इनका। तो IYDF ने किसके साथ पार्टनरशिप किया था, फ्लावर हब के साथ। और पटना में उन्होंने कौन से स्कूल में ये सब ऑर्गेनाइज किया, ये रेनबो होम बोर्डिंग स्कूल ने। एक और स्कूल में ऑर्गेनाइज करा गया है, वो है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। उस स्कूल का नाम है नवसृजित प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे भी जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज बच्चे मतलब जिनके पास पैसों की कमी थी, उनके माँ बाप नहीं है, मतलब जिनको उस टाइप की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो एक नॉर्मल बच्चों को मिल पाती थी, ठीक है। तो इन्होंने IYDF ने गोपालगंज में रफ्तार ट्यूटोरियल के साथ पार्टनरशिप करके नवसृजित प्राइमरी स्कूल में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा। और पटना में इन्होंने फ्लावर हब के साथ पार्टनरशिप करके रेनबो होम बोर्डिंग स्कूल में इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा। 2 न्यूज हो गई। थर्ड न्यूज, गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। अब ये एक बुक है जो कि किसके ऊपर लिखी गई है, ये नीतीश कुमार के कामों के ऊपर लिखी गई है कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए आखिरी के 15 सालों में, लास्ट के 15 सालों में। इसको लिखा किसने है, अशोक चौधरी, जो कि मिनिस्टर हैं अभी बिहार के, और इन्हीं की बेटी है MP शंभवी चौधरी। इन दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार के ऊपर किताब लिखा है। किताब का नाम है गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार। हो सकता है ये न्यूज में आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसे लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया राजवेंद्र विश्वनाथ अरेलकर ने, ठीक है। ये कौन है, ये हमारे माननीय गवर्नर है, कहाँ के, बिहार के। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर ये चीज आप ध्यान रखना कि जो नीतीश कुमार की बुक है उसका नाम है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, ठीक है। अब इसमें उनके कामों के प्रति, जो उन्होंने वुमेन को एम्पावर करने के लिए जो काम किए और एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए जो काम किए, उसके बारे में इसमें लिखा गया। किसने लिखा है, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया, इसे लॉन्च किया राजेंद्र विश्वनाथ ने, जो कि गवर्नर है किसके, बिहार के। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार मत लगा के आ जाना, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी किताब तो अनवेल नहीं करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे गवर्नर, इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लो कि 29th गवर्नर है किसके, बिहार के। इससे पहले जो गवर्नर थे 28th गवर्नर, उनका नाम था पाहू चौहान, पाहू है आई थिंक, एक मिनट आप देख लीजिएगा, ठीक है। पाहू चौहान ऐसे करके उनका नाम है, एक बार आप देख लेंगे। इनका नाम क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं और गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, और वहां पे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड पंचायत मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये 29th गवर्नर है बिहार के। क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से गवर्नर है जो कि बिहार के गवर्नर है फिर बाद में जाकर राष्ट्रपति बन गए, तो वो थे रामनाथ कोविंद। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बिहार के फर्स्ट गवर्नर का भी नाम आप मुझे बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में मलेशिया PM अनवर इब्राहिम। अब पहली बात तो प्रीलिम से यही क्वेश्चन आ सकता है कि मलेशिया के PM का नाम क्या है, तो अनवर इब्राहिम। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं BPSC में नाम से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। अनवर इब्राहिम कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है। मलेशिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थाईलैंड से उसका बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेशिया 2 हिस्सों में है, एक है वेस्ट मलेशिया, एक है ईस्ट मलेशिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसका कैपिटल वेस्ट मलेशिया में पड़ता है कि ईस्ट मलेशिया में पड़ता है, वो आप मुझे बताएंगे। अनवर इब्राहिम अभी इंडिया के दौरे पे आ रखे थे, 2 दिन के दौरे पे आ रखे थे। उसमें पर्टिकुलरली 3
चीज़ों के ऊपर बात हुई, 3 टॉपिक्स के ऊपर बात हुई। एक बात हुई कि हम लोगों ने अपना जो रिलेशन है उसको और एलिवेट कर दिया है और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर दिया है। सेकंड, इंडियन वर्कर से रिलेटेड बात हुई, जो उनकी ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो और इलीगल माइग्रेंट इंडिया से मलेशिया में ना जाए। थर्ड हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकल करेंसी ट्रेड से रिलेटेड, मतलब कि हम लोग अब डॉलर्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, लोकल करेंसी ट्रेड से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे कि जिन भी कंट्रीज के साथ इंडिया बातें करता है, मतलब अगर कोई भी दौरे पे आता है या इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पे जाते हैं, तो वो करेंसी से रिलेटेड जरूर बात करते हैं कि हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम डॉलर का अब मिनिमल यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने रशिया में देख लिया कि रशिया के साथ यूएसए ने क्या करा है। ठीक है, कि यूएसए को शिफ्ट से बाहर निकाल दिया, प्लस उसके जो डॉलर्स थे उनको भी अपने पास जब्त कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हम लोग लोकल करेंसी ट्रेड में उनसे ट्रेड करना चाहते हैं, इस बारे में उनसे बात हुई। प्लस अनवर इब्राहिम मलेशिया को ब्रिक्स में भी ले जाना चाहते हैं, ब्रिक्स में ऑलरेडी इंडिया है, तो इंडिया भी उसमें उनकी मदद कर सकता है अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो ये ओवरऑल बात हुई। मलेशिया के बारे में एक और 2 चीज़ जान लेते हैं। मलेशिया इंडिया का 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया मलेशिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज़्यादा मलेशिया से हम लोग पाम ऑयल को इम्पोर्ट करते थे। पाम ऑयल से रिलेटेड एक पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी 2019 में, जब इनसे पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था मतहिर मोहम्मद। ठीक है, ये इनका नाम था। इन्होंने कश्मीर से रिलेटेड कुछ अपने बयान दिए थे, उसके बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे इंडिया और मलेशिया के। पर उनके हटने के बाद जब अनवर इब्राहिम आए तो इंडिया और मलेशिया के रिलेशन फिर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए। उस टाइम जब इन्होंने कश्मीर के ऊपर बयान दिया था, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, तो इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट करना कम कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। उससे इकोनॉमिकली हमने काफ़ी बड़ा झटका भी दिया था किसको, मलेशिया को। ठीक है, अभी रिलेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप कुछ फोटोज देख लीजिए। नेक्स्ट है कि एमपी गवर्नमेंट, इसे एमपी गवर्नमेंट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसे हटा के। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ने कैटल से रिलेटेड एक कमेटी बिठाई है कि जो कैटल्स हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करा जाएगा, उससे रिलेटेड कमेटी कौन सी स्टेट में बिठाई गई है, तो आप ध्यान रखेंगे एमपी गवर्नमेंट ने बिठाई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लड़की बहन योजना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लगेगा नाम से कि ये बिहार की स्कीम है, बट ये महाराष्ट्र की स्कीम है और इसके तहत महाराष्ट्र में 1500 रुपये हर वुमेन को मिलेंगे जो भी 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में है। प्लस उनकी हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस उनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने कहा है कि 1500 रुपये देंगे और विधानसभा चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं तो इसे बढ़ा के ये 3000 भी कर देंगे। ठीक है, और ये परमानेंट योजना होने वाली है, ऐसा नहीं कि वो 1 साल तक चलाएंगे उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, ये उनका बयान है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एमपॉक्स से रिलेटेड भी मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, उसे आप कल के लेक्चर में जाके फिर से रिवीजन करेंगे। मैंने बताया था क्लैड 1 और क्लैड 2 में डिफरेंस क्या है। अभी जो वेरिएंट फैल रहा है उसका नाम क्लैड 1 वेरिएंट है एमपॉक्स का। क्लैड 1 का सबसे पहला केस कहाँ पे आया है, अफ्रीका के बाहर, वो आया था स्वीडन में। अभी रिसेंटली केस कहाँ पे आया है, साउथ एशियन नेशन में, किस कंट्री में आया है, वो आया है पाकिस्तान में। ठीक है, अभी तक 1 लाख केसेस फैल चुके हैं 2022 से लेके अभी तक 2024 तक 1 लाख केसेस हो चुके हैं, उसमें से 206 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, इंडिया में ये फैला है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ में टॉपिक है फसाई। इसको फुल फॉर्म्स का क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब इसका काम है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना और उसके लिए एक स्टैंडर्ड को तय करना कि इस स्टैंडर्ड से कम क्वालिटी की चीज़ें, फूड प्रोडक्ट नहीं चलेगी इंडिया की मार्केट में। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है इंडिया में। ठीक है, अब ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था, ये बनाया गया था फूड सेफ्टी एक्ट के तहत 2006 में। अब इस बॉडी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में काम करती है। इससे रिलेटेड रीसेंट कंट्रोवर्सी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। MDH और एवरेस्ट में के जो मसाले आते हैं, इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि हांगकांग ने बैन कर दिया है, यह कह के कि इसमें पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड कौन सा था, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे। इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था, ठीक है, वहाँ के मसालों में, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था हांगकांग में। और एक और कंट्री थी, उसका नाम भी आप मुझे बताएंगे कि वो कंट्री कौन सी थी जिन्होंने ये मसाले थे वो बैन कर दिए।
इसका काम क्या है, अभी इन्होंने क्या कहा है कि ये अभी 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स 24 स्टेट्स में सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, ये इस साल की न्यूज़ है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। फसाई ने क्या कहा है कि 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स ये 24 स्टेट्स में ये लोग सेटअप करने वाले हैं। बिहार में 34 में से सिर्फ एक लैब बनने वाला है। ठीक है, अभी एक लैब ऑलरेडी है, वो कहाँ पे, पटना में है। आगे मैं उसकी लोकेशन आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ही है वो। दिस एक्ट कंसोलिडेट्स वेरियस लॉज रिलेटेड टू फूड। अब ये मैंने टॉपिक क्यों डाला, मतलब ये पॉइंट मैंने क्यों डाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि फसाई FSS एक्ट मतलब फूड सेफ्टी एक्ट 2006 आने के बाद कौन कौन से जो लॉज हैं वो खत्म हो चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 खत्म हो गया, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 खत्म हो गया, और मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 खत्म हो गया। मतलब ये तीनों कंसोलिडेट होकर इस एक्ट के अंदर ही आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया बिहार में इसका लैब कहाँ पे है, वो है अगमकुआं में, पटना में ही है इसका लैब। एक और लैब बनने वाला है, कहाँ पे, रक्सौल में। वो क्यों बनेगा, वो भी फसाई सेटअप कर रहा है। क्यों कर रहा है, नेपाल से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो उनके फूड प्रोडक्ट्स है, जो कि सब्जियां आती है, उनकी टेस्टिंग के लिए एक लैब होना चाहिए। पहले वो कोलकाता टेस्टिंग के लिए आता था, अब ये रक्सौल में इसकी टेस्टिंग होगी। रक्सौल कहाँ पे, ईस्ट चंपारण में। वो आप लोकेशन देख लेंगे, ईस्ट चंपारण कहाँ पे है और उसकी नेपाल से बॉर्डर लगती है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स आने वाले हैं 24 स्टेट्स में। बिहार में सिर्फ एक ही आएगा, उत्तर प्रदेश में 3 आएगा, केरला में 3 आएगा, कर्नाटका में भी 3 आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपने इसके बारे में सुना होगा ईट राइट स्टेशन के बारे में। ईट राइट स्टेशन क्या है, ये एक तरीके से अभियान है। ईट राइट स्टेशन एक तरीके का इनिशिएटिव है, किसके अंदर, ईट राइट मूवमेंट के अंदर। ईट राइट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आगे बता दूंगा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंदर ईट राइट स्टेशन नाम का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि जो स्टेशन पे जो खाने के प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी बेकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जाए या उनकी एकदम बहुत ही गंदी क्वालिटी में रहे फूड, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ईट राइट स्टेशन में अभी तक 181 स्टेशन को अभी तक ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब वहाँ के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। बिहार में सिर्फ 181 स्टेशन में से सिर्फ एक ही स्टेशन है जिसको यह सर्टिफिकेट मिला है, वो है राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि पटना में है। ठीक है, इस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। टोटल अभी तक कितने सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, 181 मिल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन के बारे में आप देख लेंगे। ये इनिशिएटिव किसका है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस मूवमेंट के अंडर में, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंडर में। ठीक है, ईट राइट मूवमेंट क्या है, ईट राइट मूवमेंट यही है कि हम लोग मतलब जो खाने की जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, और ये ईट राइट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ईट राइट मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी पोलैंड विजिट। ये आपको पता होना चाहिए कि रशिया की विजिट हुई थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव भी था, तो अब वो यूक्रेन की भी विजिट करेंगे। तो उससे पहले वे पोलैंड चले गए, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा पार्टनर है। पोलैंड के बाद हो सकता है वो ट्रेन के ही माध्यम से वो यूक्रेन में एंटर करेंगे, वो मैं आपको न्यूज़ में बता दूंगा। जैसे जैसे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, अब जो पोलैंड है वो इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है। कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में नहीं, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है पोलैंड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इंडिया और पोलैंड का बायलैटरल ट्रेड है वो $6 बिलियन के आसपास है, और पोलैंड के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन भी रह चुके हैं। 1940 में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अराउंड 600 के आसपास बच्चे और महिलाएं आ गई थी जामनगर में। किसी राजा ने उनको शरण दी थी, उन राजा का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो पोलैंड के बारे में पता चल गया। पोलैंड के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, पोलैंड में 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक है विस्तुला रिवर, आगे मैं उसकी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, और ओडर रिवर। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि ओडर रिवर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो ओडर रिवर पोलैंड से बिलोंग करता है। ओडर रिवर बाउंड्री बनाता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विस्तुला रिवर उसका माउथ कहाँ पे है, उसका माउथ बाल्टिक सी में है, और ओडर रिवर का भी माउथ बाल्टिक सी में। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये है विस्तुला रिवर, इसका जो माउथ है ये यहाँ पे, मतलब इसका जो ड्रेन हो रहा है, वाटर जो ड्रेन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बाल्टिक सी में। और ओडर रिवर को हम लोग ढूंढेंगे, ये रहा ओडर रिवर, ये भी बाल्टिक सी में ही इसका माउथ है। ठीक है, इसका ड्रेनेज एरिया भी कहाँ पे है, बाल्टिक सी में। तो पोलैंड के बारे में पता चल गया। इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, एक तो रिवर है ओडर रिवर और सेकेंड इज विस्तुला रिवर। ठीक है, और विस्तुला रिवर जो है वो पोलैंड की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल सुंदरा राजन पद्मानाभन, अब इनकी डेथ हो चुकी है 83 साल की उम्र में। ये हमारे आर्मी चीफ भी रह चुके हैं 2000 से लेकर 2022 तक। इनकी फोटोज आप देख लीजिए, 2000 से लेकर 2022 तक, अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2002 तक, मतलब 2 साल के लिए ये हमारे आर्मी चीफ भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीजी राकेश पाल, ये कौन है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी थे। ठीक है, इनकी अभी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, तो ये आपको डीजी राकेश पाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सुंदरा राजन पद्मानाभन कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे केरला से, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये हमारे आर्मी चीफ थे कब से कब तक? 2000 से लेकर 2002 तक। नेक्स्ट देखते हैं। डीजी हो गए, डीजी राकेश पाल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आईएमडी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कल काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। एक बार हम लोग फटाफट देख लेंगे कि ये हमने 1875 में सेटअप किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और 5 और रीजनल हेडक्वार्टर मैंने बताए थे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 1 ऑफ 6 सेंटर है किसका? WMO का। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। WMO कब सेटअप हुई थी? 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये चीज़ पता हो गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये किसके लिए काम, किस चीज़ के लिए काम करती है? ये मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, मतलब कि वेदर कैसा रहने वाला है, क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन करती है। ठीक है, और इसके बारे में क्या हम लोग देख सकते हैं? इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक मौसम ऐप था। मौसम ऐप किसने बनाया था? आईएमडी ने बनाया था। और उसके 2 और पार्टनर थे और 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया था। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। INS तबार, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूँ, पर ये रेगुलरली न्यूज़ में क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली अलग अलग कंट्रीज़ को विजिट कर रहा है। ठीक है, तो एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली एंगेज नहीं करता किसी भी वॉरशिप को। ये एक तरीके से बड़ी वॉरशिप को प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर होता है तो वो डायरेक्टली एंगेज करने लग जाता है। उसका मेन काम यही है कि वो सामने वाले अपने दुश्मन से, एनिमी शिप से लड़े। पर फ्रिगेट का काम ये नहीं है। फ्रिगेट का पहला काम यही है कि प्रोटेक्ट करता है, जरूरत पड़ने पे ये लड़ भी सकता है। ठीक है, अब INS तबार ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि 30 जुलाई को ये सेंट पीटर्सबर्ग गया था। कहाँ गया था? सेंट पीटर्सबर्ग गया था। वहाँ की रशिया नेवी डे में इसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की। ठीक है, तो पहले तो इसने सेंट पीटर्सबर्ग में जाके INS तबार ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की। उसके बाद 30 जुलाई को की सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में। फिर 5 अगस्त को इसने की जर्मनी के हैम्सबर्ग पोर्ट पे। ठीक है, कहाँ पे? कील कैनाल में। ये चीज़ हैम्सबर्ग पोर्ट पे गया और वहाँ पे कील कैनाल में जाके फिर इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये लंदन में गया, फिर ये गया यूनाइटेड किंगडम में। ये पर्टिकुलरली कहाँ गया? ये लंदन गया। उसके बाद ये गया स्वीडन में कहाँ पे? गॉटेनबर्ग में। और फिर गया अभी डेनमार्क के एसबर्ग में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो INS तबार की कहाँ भी विजिट रही है? ये रशिया में रही है, फिर जर्मनी में रही है, फिर लंदन में रही है, फिर गॉटेनबर्ग स्वीडन में रही है, और फिर अभी हाल फिलहाल में ये डेनमार्क के एसबर्ग में गया है INS तबार। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। INS तबार को कमीशन कब करा गया था? इसको कमीशन करा गया था 2004 में, और इसे रशिया ने बनाया था, रशिया में बनाया गया था। ठीक है, इंडिया के लिए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंडिया UV ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या है? ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी कि जो भी ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ता जा रहा है, मतलब ऑनलाइन एक तरीके से एक्सट्रीमिज्म की तरफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ढकेलने की कोशिश करती है आजकल के यूथ को, तो उसको रोकने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ पे हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो इंडिया EU ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस कितने दिन का था? ये 2 डेज का था और ये न्यू दिल्ली में हुआ। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इसमें पार्टिसिपेट किया हेर्ब डेल्फिन ने। ठीक है, हेर्ब डेल्फिन क्या है? ये UV के एम्बेसडर है इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो पता चल गया कि इंडिया UV ट्रैक 1.5 कॉन्फ्रेंस क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्लस ये एक्सट्रीमिज्म को रोकने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड।
अब ये अवार्ड से रिलेटेड है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, वो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी, ये मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। एक बार इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं कि अभी टोटल 12 अवार्ड्स मिले, कितने लोगों को, टोटल 21 जियो साइंटिस्ट को 12 अवार्ड्स दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं? राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में ट्यूसडे को दिए गए हैं, ठीक है। जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके बारे में पर्टिकुलरली मैं आपको लाके एक स्पेशली इसके लिए वीडियो दूंगा, जिसमें जितने भी गैलेंट्री अवार्ड सभी दिए गए हैं उन सब के बारे में भी बात होगी, ठीक है। और जितने भी पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे उसके बारे में भी बात होगी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है धीराज मोहन बैनर्जी को, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, धीराज मोहन बैनर्जी को नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्य कला मेला एंड लोन मेला। अब नाम से पता चल रहा होगा, दिव्य कला मेला, दिव्य मतलब दिव्यांगजन, ठीक है। जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन है, ठीक है, उनको अपने आर्ट को प्रस्तुत करने का एक उनको मौका दिया जाता है हर साल, ठीक है। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? इस बार जो ऑर्गेनाइज हुआ है ये तो 17th दिव्य कला मेला था, और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? रायपुर में। रायपुर कौन से स्टेट में? ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, सबको ही पता होगा। रायपुर में ऑर्गेनाइज हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया? उसको इनॉग्रेट किसने किया? उसको इनॉग्रेट किया वीरेंद्र कुमार ने, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। कहाँ पे हुआ? रायपुर, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ऑर्गेनाइज किया, और ये मिनिस्टर है किसके? सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के, ठीक है। दिव्य कला मेला में क्या हुआ? जो हमारे 100 दिव्यांगजन भाई बहन है वो आए और उन्होंने अपने आर्ट को प्रस्तुत किया, प्लस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी हुए, डांस और सॉन्ग्स, इस टाइप के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैं बीच बीच में आपको करवाते रहता हूँ, जैसे कि विक्रम मिश्री, वो कौन है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। टी.एन. सोमनाथन को अभी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, और ये 30 अगस्त से अपना पदभार संभाल लेंगे। राजीव गौबा अभी तक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। बिहार से एक IAS अफसर थे, संदीप पाउंड्रिक, उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। अब 4 और अपॉइंटमेंट है, इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर कुमार, जो कि IAS है उड़ीसा कैडर के, इनको सेक्रेटरी बना दिया गया माइनॉरिटी अफेयर्स में। नीलम शमी राव, ठीक है, जो कि IAS है मध्य प्रदेश की, उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। दीप्ति गौर मुखर्जी, जो कि IAS है MP कैडर की, उन्हें बना दिया गया सेक्रेटरी कॉर्पोरेट अफेयर्स का। और संजीव कुमार IAS ऑफ महाराष्ट्र कैडर, इन्हें बना दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का सेक्रेटरी, ठीक है। अब सारे तो अपॉइंटमेंट याद नहीं कर सकते ऑब्वियसली, पर आप मेनली संदीप के बारे में याद रखिएगा, संदीप पाउंड्रिक के बारे में याद रखिएगा, और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे जिन्हें अभी US एम्बेसडर ऑफ इंडिया उन्हें बनाया गया है, ठीक है। US में एम्बेसडर बना दिया गया इंडिया का, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो US में। उनका नाम आप मुझे बताएंगे, वो पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ में पहला टॉपिक है कुवैत के बारे में। अभी तक जो इंडिया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, पर कुवैत में अभी तक वो नहीं गए हैं, ठीक है। तो उससे पहले उनकी वहाँ पे अभी कौन गए? डॉक्टर S जयशंकर गए, और वहाँ के क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात भी हुई। तो कुवैत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है कुवैत सिटी। अभी तो इजी है ना, कुवैत सिटी इसका कैपिटल है। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार के बारे में कल मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि ये कॉस्टलीस्ट करेंसी है। अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी, कॉस्टलेस करेंसी कितनी है, ठीक है, कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे कुवैती दिनार, और सेकेंड नंबर पर बहरीनियन दिनार, ठीक है। थर्ड, मंगाफ सिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि मंगाफ सिटी कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे मंगाफ सिटी कुवैत से रिलेटेड है। मंगाफ सिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? मंगाफ सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा दुखद एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 50 के आसपास वर्कर्स की मौत हो गई थी, जिसमें 46 से ज़्यादा तो इंडियंस थे जिनकी मौत हो चुकी थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुई थी? मंगाफ सिटी में हुई थी, कुवैत के, ठीक है। वो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो वहाँ पे काम करने गए थे। ये GCC का पार्ट है। GCC के पार्ट और भी 4-5 कंट्रीज़ हैं, उन 5 कंट्रीज़ का आप मुझे नीचे नाम बताएंगे। और इंडिया के जो S जयशंकर है वो 21 अगस्त को वहाँ पे विजिट पे गए थे, और वहाँ के क्राउन प्रिंस से वे मिले भी, ठीक है। इनका नाम भी आप मुझे नीचे बता देंगे। कुवैत के बारे में सारी चीज़ आपको पता चल गई। इसकी जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार। सेकेंड इंटरनेशनल न्यूज़ है एलन डिलॉन। ये कौन है? ये फ्रांस के एक एक्टर है जिनकी अब मौत हो चुकी है 88 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एलन डिलॉन के बारे में समझ में आ गया। ये फ्रांस के एक एक्टर है, वहाँ के जैसे बॉलीवुड के एक्टर होते हैं तो फ्रांस के वहाँ के सिनेमा के एक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
जनई पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेपाल में। इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसी को हम लोग अलग अलग नाम से नेपाल में ही जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में कोई फेस्टिवल है जिनको अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है, तो वैसे ही जनई पूर्णिमा को नेपाली जो ब्राह्मण है वो लोग जनई पूर्णिमा के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। नेवार कम्युनिटी है जो, वो क्वाती पुन्ही के नाम से जानते हैं। और जो तराई एरिया वाला जो क्षेत्र है नेपाल का, मतलब जो सदर्न नेपाल वाला एरिया है, तो जैसे ये नेपाल है तो उसका जो सदर्न एरिया है, ये वाला एरिया तराई एरिया, वहाँ पे इसको रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जनई पूर्णिमा से आप इसको जनई से जनेऊ याद रख लो, ठीक है। ये जो जनेऊ है, ये जो जनई पूर्णिमा में ये जो धागा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये 6 अलग अलग टाइप के धागे से बनाया जाता है। और इन 6 धागों का अलग अलग उसका कोई फेथ से उसका कनेक्शन है। लाइक जैसे कि पर्टिकुलर धागा इस चीज़ से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, या इस भगवान से रिलेटेड है, ब्रह्मा से रिलेटेड है, विष्णु से रिलेटेड है, महेश से रिलेटेड है। तो उन अलग अलग धागों से ये पूरा जनेऊ टाइप का बनाया जाता है और इसे मेंस पहनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेपाली ब्राह्मण जनई पूर्णिमा नाम से जानते हैं, नेवार कम्युनिटी क्वाती पुन्ही नाम से जानते हैं, और तराई एरिया में इसे रक्षाबंधन नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल के तराई एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तराई एरिया ही बिहार के साथ बॉर्डर लगा रहा है, प्लस ये 17% ऑफ एरिया कवर कर रहा है किसका? नेपाल का। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो जनई पूर्णिमा आ गया, तो आप ध्यान रखेंगे जनई पूर्णिमा क्या है? ये नेपाल का फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखते हैं आरजू राणा देउबे, ठीक है। अब ये कौन है? ये है फॉरेन मिनिस्टर कहाँ की? नेपाल की, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये है फॉरेन मिनिस्टर नेपाल की। ये हमारे एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर से भी मिली, फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली है, ठीक है। वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा आएगा क्वेश्चन कि पहली बार बने, तो नहीं, केपी शर्मा ओली भी पहले भी बन चुके हैं। और वो एक्चुअली चाइना के साथ थोड़ा ज़्यादा अलाइंड रहते हैं, और इंडिया के साथ इनकी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है फिलीपींस चाइना ट्रेड ब्लेम आफ्टर वेसल कोलाइड इन साउथ चाइना सी। ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ कि चाइना और फिलीपींस के बीच में एक तरीके से अच्छे संबंध नहीं है। इंडिया फिलीपींस को सपोर्ट करता है, खुल के ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, बट फिलीपींस ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करे। अभी इंडिया ने उसे ब्रह्मोस मिसाइल्स भी भेजी है। ब्रह्मोस किसने बनाया? इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और रशिया चाइना का दोस्त है, उसके बाद भी हम लोग ब्रह्मोस किसको भेज सकते हैं? हमने बेचे हैं किसको? फिलीपींस को भेजे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ही जियोपॉलिटिक्स होती है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपसे कई बार बात कर चुका अपने करंट अफेयर्स में। दोबारा अगर ये न्यूज़ में होगा तो मैं फिर से आपको सारी डिटेल में समझा दूंगा मैप से, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट स्लाइड है मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड। मोहम्मद यूनुस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? ये है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जब तक वहाँ पे चुनाव नहीं होता। इससे पहले कौन थी? शेख हसीना, जो कि इंडिया की फ्रेंड थी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।